नमस्कार दोस्तों। आज लैब असिस्टेंट का जो नया सिलेबस जारी किया गया है दिनेश बोर्ड द्वारा, तो इस सिलेबस के अंदर अपन जानने का प्रयास करेंगे। जो पिछला जो सिलेबस था, आपको बता दूं 2018 के अंदर जो लैब असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था, और उस सिलेबस में और इस सिलेबस में कितना फ़र्क है और क्या पैटर्न है इसमें अपने एग्जाम में। और उस पेपर की अपन बात करें तो उसमें केवल एक पेपर था, लेकिन इस सिलेबस के अनुसार देखा जाए तो इस बार का जो लैब असिस्टेंट का एग्जाम होगा उसमें 2 पेपर लिए जाएंगे। जीके का पेपर को अलग कर दिया है और जो आपका साइंस वाला जो पोर्शन है उसको अलग कर दिया गया। तो आज अपन देखते हैं इसमें कितना चेंज हुआ, पिछला सिलेबस और इस सिलेबस में कितना फर्क है, तो इसको अपन थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखिए स्कीम की बात करें कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा इस एग्जाम के अंदर। तो देखिए मोटा मोटा आप देख सकते हो, स्कीम की अपन बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि परीक्षा की स्कीम की अपन बात करें तो देखिए सबसे पहले आपको पता है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो सामान्य ज्ञान है, यानी कहने का मतलब है राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला और संस्कृति की बात करें तो यहाँ पे आपको याद रखना है, पहले सामान्य ज्ञान के अंदर आपको फर्स्ट पेपर के अंदर ये चीजें देखनी है। इसके साथ साथ आपको बता दूं राजस्थान का जो समसामयिकी है, यानी राजस्थान का करंट अफेयर, स्पेशल राजस्थान का आपको याद रखना है, केवल करंट अफेयर आपको राजस्थान का ही पढ़ना है। और राजस्थान के करंट अफेयर्स की बात करूं कि राजस्थान के अंदर राजनीतिक नियुक्तियां हैं, इसके अलावा राजस्थान के अंदर जो जो बोर्ड है या फिर जो जो इंस्टीट्यूशन है उसके प्रमुख कौन कौन है, इसके अलावा राजस्थान के संदर्भ में जो सरकार की विशेष योजनाएं हैं उसके संदर्भ में अपन बात करेंगे, राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे है उसकी भी अपन बात करेंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर है। इसके अलावा राजस्थान के बाद में अपन बात करते हैं, तीसरे पॉइंट के अंदर दिया हुआ है सामान्य ज्ञान का तीसरा जो बिंदु है, इसके अंदर विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान। अब देखिए केवल इतना ही दिया है, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। अब देखिए जनरल नॉलेज और वर्ल्ड एंड इंडिया की अपन बात करें तो देखिए मोटा मोटा आपको मैं बता दूं यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि देखिए आपको पता है 100 नंबर का पेपर होगा और इसमें आपको ये 4 बिंदु दे रखे, जिसमें राजस्थान वाला हो गया और राजस्थान की समसामयिक करंट अफेयर्स की बात होगी और भारत और विश्व का जो सामान्य ज्ञान है इसकी बात। तो देखिए भारत और विश्व की सामान्य ज्ञान के अंदर अपन बात करें, भूगोल की बात करें तो आप भूगोल का, भारत का जो भूगोल है उसको आप सामने पढ़ लीजिएगा। और भारत के भूगोल के अंदर आपको पता है भारत का सामान्य परिचय आपने पढ़ लिया, इसके अलावा आपने नदियों के संदर्भ में थोड़ा सा देख लिया, इसके अलावा आपने थोड़ा बहुत झीलों के संदर्भ में जलवायु को दे लिया और प्राकृतिक वनस्पति को पढ़ लिया। ये 4-5 टॉपिक आप जनरल भारत के भूगोल में पढ़ लीजिएगा। और अपन विश्व के भूगोल की बात करें तो आपको पता है कि हमारे जो कॉन्टिनेंट है, प्रत्येक कॉन्टिनेंट के अंदर आप पठार पढ़ लीजिएगा, मरुस्थल पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आपको पता है जितने इस विश्व के जीके के अंदर अपन बात करें तो पठार, मरुस्थल, मैदान और नदियां, ये 3-4 टॉपिक है, कॉमन है, उसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद में भारत की जो राज्य व्यवस्था है, भारत का जो संविधान है उसको आप अच्छे से जरूर पढ़िएगा, वहां से प्रश्न पूछने की बहुत ज्यादा संभावना रहेगी। और इसके अलावा आप इकोनॉमिक्स की भी कुछ टॉपिक पढ़ सकते हो। इकोनॉमिक्स के अंदर जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है, इसके अलावा जो बैंकिंग सिस्टम है, जिसमें अपन बात करें बैंकिंग सिस्टम के अंदर जैसे आरबीआई की बात कर लें, और आरबीआई के अलावा आपको पता है जो मुद्रास्फीति है उससे रिलेटेड, तो मतलब कॉमन टॉपिक है जो बेसिक चीजें पढ़नी, आपको इतनी गहराई में जानने की जरूरत नहीं है, जो कि यहाँ पे टॉपिक अलग से आपको दिए हुए नहीं है। और चौथा जो है आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब देखिए साइकोलॉजी भी आपको पढ़नी है। अब साइकोलॉजी के अंदर यूँ देखा जाए तो टॉपिक इन्होंने दिया नहीं है, तो अपन बात करें साइकोलॉजी की तो जैसे आपने अधिगम टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया, बुद्धि को अच्छे से पढ़ लिया, इसके अलावा आपने व्यक्तित्व को अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेस वाला टॉपिक है, ठीक है। तो ये जो कॉमन 4-5 टॉपिक है उसको आप बेसिक ऊपर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है, जैसे अपन इसके अलावा जैसे मान लीजिए आपने मोटिवेशन को अच्छे से पढ़ लिया, मोटिवेशन की जो थ्योरियां हैं उसको आपने ढंग से पढ़ ली, तो कहने का मतलब है कि आपको इस एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है इसमें आपको ज़्यादा इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। और इन 4 यूनिट को मिला करके आपके 100 जो प्रश्नों की संख्या रहेगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, वो आपके 100 प्रश्न रहेंगे और जो अंक भार रहेगा वो कितना रहेगा, 200, यानी 2 घंटे का ये पेपर होगा। तो कहने का मतलब है इसका जो जीके वाला पोर्शन है वो काफ़ी बढ़ा दिया गया है। पिछली बार केवल आपका भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति थी और 50 प्रश्न थे, एक ही पेपर था, लेकिन इस बार थोड़े से आपको यूनिट बढ़ा दिए गए हैं। यहाँ पे राजस्थान का करंट अफेयर्स अलग से दिया है और यहाँ पे भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान और आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब जैसे मैं बात करूँ मोटा मोटा तो देखिए यहाँ पे राजस्थान की जो
कला संस्कृति इतिहास है, यहाँ से लगभग 50 प्रश्न बन सकते हैं। और 50 प्रश्नों का जो मामला है वो आप इन तीनों को मिला करके किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से जैसे राजस्थान के करंट अफेयर के 10 प्रश्न हो गए और विश्व की जीके के अपने मान सकते हैं 20 प्रश्न मान लें, और 20 प्रश्न आपके साइकोलॉजी के हो गए। इस तरह से लगभग 50 का मैटर ये हो जाएगा, 50 का ये, तो दोनों को मिला करके आपके लगभग 100 प्रश्न आएंगे। हो सकता है ये 60 भी हो जाए, ज़्यादा भी हो जाए, क्योंकि आगे इसको डिटेल में इसी को दिया हुआ, बाकी सबका डिटेल में नहीं दे रखा। आज बाकी सबको जब डिटेल में नहीं दिया है तो इसका मतलब इस प्रत्येक यूनिट से 30% 10% भी हो सकते हैं। 30 प्रश्न यहाँ से हो गए और 70 प्रश्न आपको यहाँ से पूछ ली। इसलिए आपको सारे टॉपिक पढ़ने हैं। राजस्थान को तो विशेष पढ़ना, आपको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि राजस्थान को आप अच्छे से पढ़ोगे और यहाँ पे आपकी ठीक ठाक तैयारी होगी तो भी मामला बैठ जाएगा। और बाकी आप साइंस अच्छे से पढ़ लोगे तो मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद में हम बात करते हैं पेपर सेकंड की, और पेपर सेकंड की अपन बात करें तो पेपर सेकंड के अंदर आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आपको पता है अपन बात करते हैं जैसे मेनली 3 सब्जेक्ट है, एक आपका बायोलॉजी, एक आपका फिजिक्स, एक आपका केमिस्ट्री। देखिए बायोलॉजी के अंदर अपन बात करें तो यहाँ पे आपको जूलॉजी पढ़ना है, ठीक है, और इसके अलावा बॉटनी को पढ़ना है, जूलॉजी और बॉटनी। अब देखिए पिछली बार क्या था कि जूलॉजी और बॉटनी दोनों को मिलाकर के 34 प्रश्न आए थे, और फिजिक्स के कितने प्रश्न आए थे? 33 प्रश्न आए थे, और केमिस्ट्री की भी कितने आए? 33 प्रश्न आए थे। ये पैटर्न 2018 का है। 2016 में पैटर्न थोड़ा अलग था, क्योंकि उस समय शायद मेरे हिसाब से 40 प्रश्न पूछे गए थे बायोलॉजी की, और 25 प्रश्न किसके थे, ऐसे करके थे, 25 40 उसके थे, और बाकी वाले दोनों को जोड़ के थे फिजिक्स और केमिस्ट्री के 30, ठीक है। तो इस बार पैटर्न जो 2018 का वो 34 और 33 का रहा। अब हो सकता है इस बार प्रश्न कितने पूछेंगे? 100, और इसी पैटर्न से पूछा जा सकता है, या फिर आपको बायोलॉजी के जिसमें जूलॉजी और बॉटनी के 40 प्रश्न पूछ ले और 30 फिजिक्स और केमिस्ट्री की पूछ ले, तो हो सकता है प्रश्न ऊपर नीचे हो जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 रहेंगे, और आपका जो टोटल जो अंक भार है वो कितना है? 200 का। तो कहने का मतलब है ये जो आपकी बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसका जो स्टैंडर्ड है वो आपका सीनियर सेकेंड स्तर का है। तो इसलिए आपको मैं बता दूं, इस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सारे के सारे टॉपिक आपको एनसीईआरटी से उठाए हुए हैं, और प्रश्न भी वहीं से सीधे पूछेंगे। आप 2018 का पेपर देखोगे तो वहां से भी अधिकांश जो प्रश्न पूछे गए थे तो लगभग एनसीईआरटी में सारे मिल रहे। तो यहां तक आपको केवल और केवल एनसीईआरटी ही रेफर करनी है, बाकी चीजों को आपको नहीं देना। अब जैसे इसमें एक यूनिट ये भी दे रखा विज्ञान सेकंड स्तर का। अब चूंकि इसमें आपको पता है कि अलग अलग पोस्टें हैं, उस हिसाब से उन्होंने दिया है। तो ये जो मेनली आपके 3-4 टॉपिक है, इसको आप बढ़िया ढंग से पढ़ लोगे ना, तो मुझे नहीं लगता है कि 100 प्रश्न आपको करने में कोई ज्यादा दिक्कत आएगी। इसलिए आपको बता दूं, चूंकि बैठने वाले सारे के सारे साइंस के स्टूडेंट हो सकता है जीके वाला पोर्शन सबके एकदम सिमिलर है, कि भाई हो सकता है कि किसी ने तैयारी की तो उसके मान लो 10 प्रश्न ज्यादा वो करे, लेकिन लगभग जो एवरेज अपन बात करें तो उनके टॉपिक साइंस पे पकड़ थोड़ी ज्यादा होती, उधर थोड़ी सी कम पकड़ होती। इसलिए आप सारे टॉपिक को टच करने का प्रयास करिए। मान लीजिए कोई टॉपिक नहीं कर पा रहे तो छोड़ दीजिएगा। बाकी आप यहाँ जो साइंस वाला पोर्शन है इसको तो आपको बढ़िया करना पड़ेगा, इसको बहुत ही बढ़िया करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लगभग 100 में से 80, 85, 90 तक जाने की कोशिश करोगे, तभी जाकर के आप जीके के अंदर यदि थोड़ा कम भी करोगे तो भी आपको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा और भी दे रखा है, इसमें सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे, सभी का अंक भार समान है, और 40% अनिवार्य है। ये भी आपको ध्यान देना, कम से कम आपको 40% लाना। आप किसी भी कैटेगरी के हो, आपको 40% लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि आरपीएससी के अंदर पहले क्या था, 2018 के सेकंड ग्रेड के अंदर आपको पता है ऐसे लोग भी सेलेक्ट हुए जिनके माइनस में नंबर थे, मैथ के अंदर माइनस में नंबर थे, वो सेकंड ग्रेड अध्यापक बने। तो सेकंड ग्रेड अध्यापक बनने के बाद में आप क्या पढ़ोगे, जब उनको सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, माइनस में नंबर है। इसलिए सरकार ने इसको एक न्यूनतम उत्तीर्णांक के रूप में इसको 40% इसको निर्धारित किया है, और नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना। अब देखिए पेपर फर्स्ट की अपन डिटेल के अंदर बात करें तो पेपर फर्स्ट के अंदर आपको देखना, राजस्थान की इतिहास की अपन बात करें तो सारे के सारे बेसिक टॉपिक है। प्रमुख स्रोत है, प्रागैतिहासिक जो सभ्यता है उसकी अपन बात करेंगे, प्रमुख जो राजवंश है उनकी उपलब्धियां कौन कौन सी है, उपलब्धियों में जैसे प्रशासनिक उपलब्धियां हैं, राजस्व उपलब्धियां, सारी की सारी इसमें देखनी है। और इसके अलावा मुगल और राजपूत जो संबंध है इसको अच्छे से पढ़ना। देखिए मुगल राजपूत संबंध की बात करें तो 1526 बाबर से लगा करके औरंगजेब तक, अपन 1707 तक की बात करें तो इनके पैरेलल अपन बात करें तो मेवाड़ के अंदर, मारवाड़ के अंदर, बीकानेर के अंदर कस्बा शासक कौन कौन से हुए, तो उनके साथ में क्या क्या संबंध रहे, उन संबंधों की अपन बात करेंगे। स्थापत्य कला की बात करेंगे, इसके अलावा जो किले है, स्मारक है, ठीक है,
और धार्मिक आंदोलन की बात करें, लोक देवी देवताओं की बात करें, तो ये सारे कॉमन टॉपिक है। मेले है, त्योहार है, लोक संगीत है, लोक नृत्य है, वाद्य यंत्र है, आभूषण है, तो ये मतलब हर एग्जाम के कॉमन टॉपिक। पर्यटन स्थल है, राजस्थान के अंदर प्रमुख जो व्यक्तित्व उसकी बात करें, 1857 का जो रिवल्ट है इसकी अपन बात करें, ठीक है। तो ये सारे कॉमन टॉपिक है इतिहास के, आप जैसे हर एग्जाम में इसको पढ़ते आ रहे हो। इसके अलावा आपको बता दूं कि कृषक और जो जनजाति आंदोलन राजस्थान उसकी बात करें, प्रजामंडल जो मूवमेंट है उसकी बात करें, राजस्थान का एकीकरण, ये कॉमन टॉपिक है। हर एग्जाम के अंदर ये सारे टॉपिक रहते हैं और विशेष महिलाओं के संदर्भ में जो योगदान है उसकी अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका इतिहास और कला संस्कृति के लगभग 15 टॉपिक है और यहाँ से जैसे मान लिया अपन 50 प्रश्नों का यदि क्राइटेरिया रहता है तो 50-50 25 प्रश्न आपके इतिहास और कला संस्कृति की और 25 प्रश्न आपके ज्योग्राफी के रहेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी में भी लगभग 10-15 टॉपिक है। आप ध्यान से देखिए, 15 टॉपिक ज्योग्राफी के। देखिए राजस्थान की भूगोल की मैं बात करूं तो राजस्थान की भूगोल के अंदर आपको देखिए यहां से आप देख सकते हैं स्थिति और विस्तार, इसके अलावा मुख्य भौगोलिक जो विभाग जैसे मरुस्थलीय प्रदेश है, अरावली प्रदेश है और पूर्व का मैदान है और दक्षिणी पूरी जो पठारी प्रदेश है, ये कॉमन टॉपिक है। इसके अलावा अफवाह तंत्र है और अफवाह तंत्र में अपन नदियों को पढ़ेंगे। इसके अलावा झीलों की बात करेंगे, खारे पानी की, मीठे पानी की, और क्लाइमेट राजस्थान का, मृदा, इसके अलावा प्राकृतिक वनस्पति। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो 2021 के अंदर फॉरेस्ट जो रिपोर्ट आई है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो फॉरेस्ट की जो डेटाज है उसको आप अच्छे से पढ़िएगा और यहाँ से आपको जैसे मान लीजिए टॉप जहाँ पे वनों की संख्या में या उसमें क्षेत्रफल के अंदर जो वृद्धि हुई उन जिलों की बात करें, जहाँ पे वनों का घनत्व ज़्यादा उसकी बात करें, सबसे कम वन वाले जिले कौन कौन से हैं, इस तरह से ये आपको थोड़ी सी रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इस रिपोर्ट के अंदर आपको पता है कि कितना आरक्षित क्षेत्रफल है और आपका संरक्षित कितना है, इसके अलावा जो अवर्गीकृत एरिया है वो कितना है, मतलब सारा का सारा जो डेटा है इसको आप थोड़ा सा अच्छा तैयार करिए। यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा वन्य जीव संरक्षण जो है इसमें अपन जैसे मुख्य रूप से अपन बात करें बाघ परियोजना की बात करें या राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय जो पार्क है उसकी बात करें या फिर जो अभ्यारण्य है उसकी बात करें, तो ये सारे टॉपिक अपन इसको वन्य और वन्य जीव संरक्षण इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी जो मुद्दे हैं, आपका एनवायरमेंटल और जो इकोलॉजिकल जो इश्यूज है इसकी भी बात करेंगे। इसके अलावा जो राजस्थान के अंदर जो डेजर्टिफिकेशन है उसकी भी बात करें। कृषि जलवायु प्रदेश है, जैसे अपन राजस्थान की बात करें तो 10 कृषि जलवायु प्रदेश है। यहाँ जो प्रमुख फसलें हैं इसकी जो लेटेस्ट जो एग्रीकल्चर जो डेटाज है उससे रिलेटेड जो राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वाली कौन सी फसल है, उसका उत्पादन राजस्थान के किन किन जिलों में होता है, तो अलग अलग क्रॉप वाइज इसको आप थोड़ा सा तैयार जरूर करना है, इसको यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा पशुधन, आपको पता 20वीं जो पशु गणना हुई थी 2019 के अंदर, उसके अंदर आपको एक चीज याद रखना 2012 से तुलना करके इसको थोड़ा सा तुलनात्मक इसका अध्ययन जरूर करना, जो कि ऐसे प्रश्न आजकल पूछने लगे भाई 2019 के अंदर जो रिपोर्ट आई है और इसकी अपन तुलना 2012 की रिपोर्ट से करें तो 2019 के अंदर जो आपके पशुधन है उसमें 2012 की तुलना में कौन कौन से पशुधन में वृद्धि हुई और कौन से में कमी हुई, तो उसका भी आपको थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करना है। इसके अलावा आपको पता बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें तो राजस्थान के अंदर बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब है जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना है, आपकी व्यास परियोजना है, नर्मदा परियोजना है। इसके अलावा जैसे राजस्थान के अंदर बात करूँ मैं IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, माई परियोजना है, आपकी चंबल परियोजना है। तो ऐसी बेसिक जो बड़ी बड़ी परियोजना है जिनके अंदर जो पानी है जिसका उपयोग बहुत सारे क्षेत्र में किया जाता है, इंडस्ट्री में किया जाता है, पेयजल के लिए किया जाता है, उसका उपयोग बिजली उत्पादन में भी किया जाता है। तो कहने का मतलब है बहुउद्देशीय जो परियोजना है उसकी भी अपन बात करेंगे। इसके अलावा छोटी मोटी सिंचाई परियोजना है और अभी आपको पता है राजस्थान के अंदर जो पूर्वी नहर परियोजना है RCEP है उसकी भी बात करेंगे, वो भी काफ़ी चर्चा में है, करंट का विषय है। इसके अलावा जल संरक्षण है और इसके अलावा अपन बात करते हैं राजस्थान के अंदर जो परिवहन है उसकी अपन बात करेंगे। खनिज संपदा कौन कौन सी है उसकी भी अपन बात करेंगे, ठीक है। तो ये लगभग 16 जो टॉपिक है ये राजस्थान भूगोल के है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और यहाँ से आपको बता दो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के साथ साथ भूगोल के टॉपिक भी उतने ही है। इसका मतलब है कि लगभग आपका जो रहेगा वो 50% ये रहेगा और 50% वो रहेगा। प्रश्न कितने आते हैं, 60 आते हैं, 70 आते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन मोटा मोटा जो आपको डिटेल फॉर्मेट में दिया हुआ है वो राजस्थान का दिया। बाकी आपको भारत का सामान्य ज्ञान और विश्व का सामान्य ज्ञान इसको डिटेल में नहीं दिया हुआ है, केवल एक लाइन लिखी हुई है। एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करें तो वहाँ भी यार डिटेल में नहीं दिया, तो आप बेसिक चीज़ें पढ़ लो वहाँ,
ठीक है, वहाँ बेसिक बेसिक पढ़ लोगे तो काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, मैं पहले बता रहा हूँ, लगभग आपको बताऊँ 50 से 70 तक हो सकते हैं, 10-10 प्रश्न उनके हो तो टोटल 100 प्रश्न हैं। तो इसलिए जीके को आपको बढ़िया तैयार करना है, ये आपका स्ट्रेंथ होना चाहिए और यहीं से आपकी मेरिट बनेगी। एक चीज़ आप जरूर ध्यान रखना। इसके बाद में जैसे सेकंड में इन्होंने समसामयिकी दी हुई है, तो इसमें कोई आपको समसामयिकी राजस्थान की ही पढ़नी है, तो ये आप जरूर ध्यान रखें, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान और विश्व और भारत का जो सामान्य ज्ञान इसको आप बेसिक पढ़ लो। ज़्यादा नहीं तो आप लुसेंट वाली जो किताब है उसमें से बेसिक बेसिक देख लो, थोड़ा थोड़ा सब देख लो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद में आपका एजुकेशन साइकोलॉजी, इसमें भी आप 4-5 टॉपिक को बढ़िया तैयार कर लो, वहाँ से आपको प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो आपका पेपर 2 है, और पेपर 2 के अंदर अपन थोड़ा सा उसको देखते हैं। जो इसके अंदर साइंस है, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है एक तो स्कूलों के अंदर है, इसके अलावा कॉलेजों के अंदर है, और अलग अलग वैकेंसीज है। उस हिसाब से उन्होंने जैसे विज्ञान को दिया तो विज्ञान, सामान्य विज्ञान वो सेकेंडरी स्तर की है। इसके बाद अपन बायोलॉजी की बात करें तो ये आपका सीनियर सेकेंडरी स्तर का है। और उसमें जी अपन बात करते हैं सबसे पहले बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी के अंदर कौन कौन से टॉपिक है, तो आप देख सकते हो पिछला 2018 का जो सिलेबस था तो सेम टू सेम है, कोई इसमें चेंजेबल नहीं है। टॉपिक वो के वो उठाए हैं, बस केवल और केवल एग्जाम का पैटर्न चेंज किया है। जैसा बायोलॉजी की देख सकते हो, बॉटनी की टॉपिक ये आप देख सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा आपको बताऊं, ये बायोलॉजी आपका, इसके अंदर आपका जूलॉजी की जो टॉपिक है वो आप देख सकते हो, बहुत मतलब सेम टू सेम, कोई इसमें चेंजेबल नहीं है। सारे के सारे एनसीईआरटी के अंदर सीधे दे रखे हैं। आप जब आप 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी या बायोलॉजी लेके बैठा और सारे टॉपिक उसमें टिक करना, सारे के सारे आपको टॉपिक वैसे के वैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका सीनियर सेकेंडरी स्तर की बायोलॉजी है, जिसके अंदर जूलॉजी और बॉटनी अलग अलग 2 पार्ट में दी हुई है। उसके बाद में आपका भौतिक विज्ञान दिया हुआ, फिजिक्स, और फिजिक्स में भी आपको मैं बता दूं, फिजिक्स के अंदर भी आपका सीनियर सेकेंडरी स्तर का है। और फिजिक्स के अंदर सारे टॉपिक नहीं है, जो जो टॉपिक है उसको आप अच्छे से पढ़िए। जैसे आपका ये डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी वाला है, ये दृढ़ पिंड गति की है। इसके अलावा आपका थर्मोडायनेमिक्स है। इसके अलावा आपका ओसिलेशन वाला टॉपिक है, सरलावर्त गति है, ठीक है, वेव वाला टॉपिक है, ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, और ऑप्टिक्स पूरा पढ़ना आपको। एटम के बारे में पढ़ा, बोर का जो मॉडल है, ठीक है, उसके संदर्भ में। और उसके बाद में आपका नाभिक वाला जो टॉपिक है उसको देखना है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है फिजिक्स का, यहाँ से भी पिछली बार कई प्रश्न पूछे गए। तो कहने का मतलब है ये आपके 10 जो टॉपिक है भौतिक विज्ञान के, ये वैसे के वैसे है जो आपके 2018 के अंदर लैब असिस्टेंट के अंदर टॉपिक थे। और यहाँ से जो प्रश्न पूछेंगे तो आपके नंबरिकल पूछने की संभावना ज़्यादा है। और आपको केवल देखिए, ज़्यादा यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा नहीं, आप केवल और केवल इन टॉपिक के सारे फॉर्मूलाज अच्छे से पढ़ लो, और फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना वो आप थोड़ा सा सीख लो, थोड़ी सी आप नंबरिकल की प्रैक्टिस कर लो, तो यहाँ से प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। देखिए, इसके लिए आप जरूरी है कि आप 2018 के अंदर जो लैब असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था उस पेपर को आप थोड़ा सा देखिए, और वहाँ पे जो जो प्रश्न पूछे गए उन सारे फॉर्मूलाज को आप लिख करके फिर उसमें अप्लाई करके आप देखिए कि आपसे प्रश्न हो रहा कि नहीं हो रहा है। और जब हो रहा है तो आप सारे अच्छे से जो जो फॉर्मूलाज है उनको आप बढ़िया ढंग से तैयार करिए। उसको अप्लाई कैसे करना वो आप सीख लोगे ना, तो फिजिक्स में आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। नहीं तो फिर फिजिक्स में थोड़ी सी समस्या हो सकती है, और यहाँ से पेपर बनेगा बहुत अच्छा बनेगा। 2016 का पेपर बहुत अच्छे लेवल का था, लेकिन 2018 का जो स्तर था वो मीडियम स्तर था, जितना टफ भी नहीं बोल सकते हैं। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड आपके क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप जो जो टॉपिक है इन सभी टॉपिक के आप फॉर्मूलाज अच्छे से तैयार कर लें, यहाँ से आपका प्रश्न गलत कभी नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब बेसिक टॉपिक है। इसके अलावा अपन रसायन विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर भी आपको पीरियोडिक टेबल दे रखा, आवर्त सारणी, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात की हुई है। तो बिल्कुल बेसिक जो जो टॉपिक दे रखे उसको पढ़ना है, ठीक है। जैसे आपको देखिए रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल है, क्वांटम नंबर है, ठीक है। इसके अलावा पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत है, अबोव का सिद्धांत है, ठीक है, N+L का नियम है, हुंड का नियम है, ठीक है, और कक्षकों की जो आकृति है SPDF की है, ठीक है। और इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो ये मतलब जैसे आपके कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है जिसके अंदर उनका आकार है, आयन एंड विभव है, इलेक्ट्रॉन बंधुता है, विद्युत ऋणता है, तो ये कॉमन है। आपको पीरियोडिक टेबल में भाई अपन लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इन पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये बेसिक चीजें हैं जिसको आपको तैयार करना है टू दी पॉइंट। आपको देखिए सिलेबस को रेफर करना बहुत जरूरी है। आपको ऐसा नहीं कि जो टॉपिक सिलेबस में नहीं है तो उसको पढ़ने का मतलब नहीं, क्योंकि आपको पता है जो जो टॉपिक दे रखे उसी को तैयार करना है। एक चीज
आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो पेपर एग्जामिनर जो बनाएगा तो वो पेपर हमेशा इस सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाने का प्रयास करता है, इसलिए सिलेबस को जारी किया जाता है। सबसे बड़ी डिमांड है, क्योंकि वीडियो के एग्जाम में भी आपको पता पहले सिलेबस डिटेल फॉर्मेट में नहीं था, तो फिर इसको डिटेल फॉर्मेट में जारी किया गया। तो वो सारी चीजें आपको इसी अकॉर्डिंग चलना है, आपको अपने मन से तैयारी नहीं करनी है। आपको जो टॉपिक जैसे आपके इसमें आगे पढ़ेंगे एस और पी ब्लॉक है, तो आप डी और एफ को तैयार नहीं करना, क्योंकि डी और एफ आपके सिलेबस में नहीं है, तो वहां से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इसलिए आप सिलेबस को अच्छे से रेफर करें और एक एक टॉपिक को आपको पता होना चाहिए कि मेरे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है। जैसे एस और पी ब्लॉक आपको पढ़ना, इसमें सामान्य जनरल इंट्रोडक्शन, इसके अलावा इसका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है उसकी अपन बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किस तरह से निकालते हैं, ठीक है, और इनकी प्राप्ति है, ऑक्सीडेशन जो स्टेट है, ये मतलब जो जो टॉपिक यहाँ दे रखे उन्हीं को आपको एस और पी ब्लॉक के अंदर जो जो तत्व है उनको आपको तैयार करना है, ठीक है। ऑक्सीकरण अवस्था है, भौतिक और रासायनिक गुणों की जो प्रॉपर्टीज है उसको तैयार करना है। इसके अलावा जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है उसकी अपन बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपका केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें, रासायनिक साम्य, और आपको बता दूं पिछली बार केमिकल इक्विलिब्रियम और आपका आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, इन दोनों टॉपिक से लगभग 7 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल टॉपिक है जो कि आपको पता बाकी वाले नहीं थे। रासायनिक साम्य और आयनिक साम्य बेसिक अपन बात करते हैं, जिस तरह से हम प्रयोगशाला के अंदर जाते हैं, चूंकि हमारी नौकरी भी लैब असिस्टेंट की है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारी इस लैब के अंदर कौन कौन से जो आपका आयन है काम आएंगे, किस तरह से ट्राइटेशन है, अनुमापन किस तरह से कराया जाता है। तो सारी जो चीज़ें हैं वो जुड़ी हुई आपकी आयनिक इक्विलिब्रियम से। जैसे अम्ल सार की बात करें, पीएच मापन की बात करें, कॉमन और बफर सॉल्यूशन की बात करें, एसिड और बेस का जो ट्राइटेशन है, अनुमापन अपन करते हैं, अपन को यही सिखाते हैं सबसे पहले भाई ट्राइटेशन किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। इसके बाद में अपन बात करते हैं गैसीय अवस्था की। तो यहाँ पर भी कुछ आपको गुणधर्म दे रखे हैं, जिसमें बॉयल का नियम है, चार्ल्स का नियम है, अवोगाद्रो का नियम है, डाल्टन का नियम है, और आइडियल जो गैस इक्वेशन है PV बराबर nRT उसकी भी बात करेंगे। ग्राम का जो विश्रण का नियम है, गैसों की जो अणुगति सिद्धांत है। उसके बाद में आपका है लिक्विड स्टेट, द्रव अवस्था। तो यहाँ पर भी द्रवों की कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है, और वेपर ऑफ प्रेशर की बात की हुई है, सरफेस टेंशन की बात है, पृष्ठ तनाव क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होता है, ये सारे थोड़ा सा अपन देख सकते हैं इसको। इसमें आपको थोड़ा फिजिक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपका जो द्रव अवस्था है, लिक्विड स्टेट है, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें फिजिक्स की है, चूँकि ये आपका सरफेस टेंशन फिजिक्स का टॉपिक है। विस्कोसिटी सहनता की बात करें, ये भी आपका फिजिक्स का टॉपिक है। उसके बाद में सॉलिड स्टेट की बात करें, ठोस अवस्था, तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। इसके अलावा इसका वर्गीकरण अपन 3-4 आधारों पे करते हैं, और इसके अंदर जो त्रुटियां हैं वो कौन कौन सी है, और क्रिस्टल संकुलन किस प्रकार के हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। इसके अलावा तो त्रुटियां, जिसके अंदर फ्रैंकल त्रुटि है, शॉर्ट की त्रुटि है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक टॉपिक है, ये आपका कौन सा है, ठोस अवस्था वाला। उसके बाद में विलयन है, ठीक है। तो विलयन में आप देख सकते हैं विलय, विलायक और विलयन। इसके अलावा मोलरता है, नॉर्मलता है, फॉर्मलता है, मोल प्रभाज है। तो इन सब के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल इजी प्रश्न पूछा जाता है, आपको ये फॉर्मूला ढंग से अप्लाई करना आ रहा तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और राउल्ट का नियम है। इसके अलावा आदर्श और अनादर्श अपन बोलते हैं, आइडियल और नॉन आइडियल जो आपके इक्वेशन है उसकी बात करें तो ये प्रश्न कई बार नीट में भी पूछा जाता है, ठीक है। बहुत ईजी प्रश्न है। और विलयनों के जो अणुसंख्यिक गुण धर्म है, और अणुसंख्यिक गुण धर्म की अपन बात करें तो उसमें प्रसन्न दाब की बात करेंगे। इसके अलावा जो आपका कौथनांक में उन्नयन है, वाष्पदाब में जो अवनमन है, ठीक है, हिमांग में जो अवनमन है। इसके अलावा आपको बता दूं जिस तरह से ये 3-4 जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, तो ये आपको अच्छे से क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है उसको आपको तैयार करना है, ठीक है। और उसके बाद में आपका जो ये है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर आपको IUPAC है। इसके अलावा जो अभिक्रिया को टाइप है, जिसमें अपन प्रतिस्थापन, योगात्मक और विलोपन अभिक्रिया के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो इसके जो प्रभाव है, IR प्रभाव है, ठीक है, रेजोनेंस किस तरह से, ठीक है, ये सारी जो टॉपिक है इसको आपको ये आपका जो 9 नंबर है ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। और उसके बाद में आपका 10 नंबर टॉपिक है, ये आपका है हाइड्रोकार्बन। तो ये आपके 2 टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, और ये आपका विलयन ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का है, और सॉलिड स्टेट ये भी आपका फिजिकल केमिस्ट्री का है, और ये आपका लिक्विड स्टेट ये भी फिजिकल केमिस्ट्री का है, और ये भी आपका फिजिकल केमिस्ट्री का है, और ये भी आयनिक इक्विलिब्रियम ये भी फिजिकल केमिस्ट्री का है, केमिकल इक्विलिब्रियम ये भी फिजिकल केमिस्ट्री का है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना SP और आपका जिसमें अपन पीरियडिक टेबल की बात करें ये आपका इनऑर्गेनिक का है, और आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर ये भी आपका फिजिकल केमिस्ट्री। तो कहने का मतलब फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक थोड़े से ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको आप अच्छे से तैयार करिएगा। और इसके अलावा जो 9वां और 10वां जो टॉपिक है जिसमें आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़नी है, तो तीनों केमिस्ट्री का दे रखा है मिक्सअप, और इसको आप अच्छे से तैयार करिए। मैं बता रहा हूँ जो जो टॉपिक है उसको आप
उसी के अकॉर्डिंग तैयार करना। मतलब क्या है, जैसे आप एनसीईआरटी में थोड़ा सा देखना और उसमें जो जो टॉपिक दे रखे हैं वही पढ़ने हैं आपको, ठीक है। जैसे फिजिक्स के अंदर मैं आपको वापस से देखा तो फिजिक्स के अंदर भी आपको पता है, जैसे इसके अंदर जो आपका है ना ये जो टॉपिक, उसमें आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा, जैसे मान लीजिए ये आपका सेमीकंडक्टर वाला है। इसके अलावा आपको इसको आप देखिए, ये जो है ना आपका, यहाँ पे देखो किरचॉफ का नियम और वाइस-स्टोन ब्रिज और मीटर सेतु और विभव मापी, इसका प्रैक्टिकल में थोड़ा सा ज़्यादा उपयोग हो सकता है यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछे जाए। क्योंकि चीज़ें देखिए, आप लैब में जाकर के बच्चों को प्रैक्टिकल सिखाओगे, उन इंस्ट्रूमेंट के बारे में उनको जानकारी दोगे, तो कम से कम आपको इनके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल की चीज़ें हैं, इसको आप थोड़ा बढ़िया तैयार करिए। और ये जो सिलेबस है आपका 2018 वाला बिल्कुल एज इट इज़ है, इसमें कोई ज़्यादा चेंजेबल नहीं है। लेकिन जीके के अंदर काफ़ी फेरबदल हुआ है, पेपर अलग से एक पेपर बनाया हुआ है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा आपको जीके का अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, ये तो आपके साइंस वाला हो गया। अब ये है आपके भूगोल की बात करें तो भूगोल के अंदर जो आपका जीके है वो 50, मतलब एक पेपर होगा, 2 पेपर नहीं होंगे। देखिए साइंस वालों के तो 2 पेपर है, लेकिन आपके 2 पेपर नहीं है। यहाँ पे आपका एक पेपर होगा 100 नंबर का, 100 अंक का होगा, उसमें 50 प्रश्न आएंगे जीके के, केवल राजस्थान का इतिहास, भूगोल, कला और संस्कृति, ये आपको पढ़ना है। और एक पेपर आएगा आपका जियोग्राफी का, और ये पेपर उसी में होगा आपके, यहाँ पे 100 प्रश्न होंगे 200 नंबर के। पेपर एक ही है, यहाँ ध्यान रखना, पेपर एक ही है, लेकिन पार्ट 2 है। एक भाग ए के अंदर आपके 50% राजस्थान जीके के हुए, और भाग बे के अंदर जो होंगे वो आपके ज्योग्राफी के होंगे। क्योंकि प्रयोगशाला सहायक भूगोल की बात हो रही है, इस हिसाब से 100 प्रश्न आपके भूगोल के रहेंगे, और जो 50% रहेंगे वो आपके रहेंगे किसके, राजस्थान जीके करेंगे। और ये टोटल जो आपका अंक बाहर है 300 नंबर का। लेकिन लैब असिस्टेंट के अंदर पेपर 400 का होगा, पहले पेपर 300 का होता था, ठीक है। अब देखिए राजस्थान जीके वैसा का वैसा है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, सेम टू सेम है, 40% है, 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग है। पाठ्यक्रम में आपका जीके जैसा आप साइंस वालों का है वैसा का वैसा सेम एज इट इज है, कोई ज़्यादा इसमें फेरबदल नहीं है, ठीक है। और भूगोल की बात करें तो भूगोल के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक दे रखे हैं। देखिए आप 11th और 12th की जो बुक्स है उसमें से भी कई टॉपिक मिल जाएंगे आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिटेल में दे रखा है, काफ़ी सारे टॉपिक हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़े से टॉपिक ज़्यादा है, तो आप इन सारे टॉपिक को अच्छे से कलेक्ट करिए, क्योंकि मैटर कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपके पढ़ी हुई, जैसे राजस्थान की कुछ चीज़ें हैं, भारत के अंदर जैसे स्थिति और विस्तार वाला है, पड़ोसी देशों का जो लोकेशन है, इसके अलावा आपके भू आकृतिक जो खंड है, हिमालय का और प्रायद्वीपीय भारत का जो अफवाह तंत्र है, ड्रेनेज सिस्टम है, उसकी बात कर रखी है, और मानसून है, इसको प्रभावित करने वाले कारक है, कौन कौन से सिद्धांत है, कोपेन का वर्गीकरण भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये वन और वनस्पति का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी आपको दे रखा, वितरण किस तरह से। इसके अलावा आप देखो काफी सारी चीजें आपके पढ़ी, जैसे मृदा है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे मानचित्र, और इसके अलावा जैसे अक्षांश और देशांतर है, इसका भी मैंने 2-3 वीडियो बना रखे, इसको आप जरूर देखना, ठीक है। तो मतलब क्या है कि पूरी भूगोल के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक हैं, आप इसको अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा सिलेबस बहुत ज़्यादा डायनेमिक है। और ये जो मानव भूगोल है, इसका जो परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र, महत्व, मतलब कहने का मतलब है कि जो आपका 11th और 12th उसको आप आधार मान करके और सारे टॉपिक आप अच्छे से तैयार करिए। आपके लेवल की जितनी चीज़ें हैं उसको आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि लगभग ये चीज़ें आपको मिल जाएगी, ठीक है। और कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही है तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सबके लिए नया है, कोई आप अकेले के नहीं है। जनसंख्या संरचना भी दे रखी है, आयु वर्ग है, लिंगानुपात है, ग्रामीण और नगरीय जो आपका जनसंख्या है वो भी आपको दे रखा है, प्रवास, मानव विकास जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसकी संकल्पना भी आपको दे रखी है, ठीक है। तो कहने का मतलब मोटा मोटा थोड़े से टॉपिक ज़्यादा है, और भारत और विश्व का मैक्सिमम यहाँ पे दे रखा है। जैसे वायु परिवहन के अंदर विश्व के प्रमुख वायु मार्ग और हवाई अड्डे दे रखे हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भारत की इसमें भूमिका क्या है, आधुनिक जनसंचार के भी टॉपिक दिए हुए, कम्युनिकेशन के, जिसमें उपग्रह है, इंटरनेट है, मोबाइल है, ठीक है। पर्यावरणीय जो समस्या है, एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम है, जिसमें प्रदूषण है, अम्ल वर्षा है, हरित गृह प्रभाव है, ओजोन परत संरक्षण है। तो देखिए इनके जो जो कन्वेंशन है उनको आप जरूर याद रखना। जैसे ओजोन परत संरक्षण की बात करें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको पता होना चाहिए, और क्योटो प्रोटोकॉल भी आपको ध्यान होना चाहिए, अम्ल वर्षा है, हरित गृह प्रभाव है। तो मतलब मेन आप इन टॉपिक को थोड़ा सा देखो, कई चीज़ें ऐसी है जिसको आप आराम से इंटरनेट के माध्यम से इसका पता कर सकते हो, तो सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। और ज़्यादा आपको देखिए जब टॉपिक ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे चूँकि लगभग 62-65 टॉपिक दे रखे हैं, अब जैसे प्रश्न आने हैं आपके 100,
तो आप मान के चलिए कि हर टॉपिक को वो एग्जामिनर टच करने का प्रयास करेगा, तो आप मोटा मोटा लगभग प्रयास करिए कि भारत का और विश्व के अंदर जैसे आपका खनिज संसाधन है, ठीक है, और अजैविक संसाधन है, ठीक है, तो इनको आप कम से कम जो चीज़ आपके पहले पढ़ रखी उसको आप जरूर याद, जैसे ऊर्जा संसाधन है, परंपरागत है, गैर परंपरागत है, उसको आप तैयार कर लीजिए, बहुत ईजी चीज़ है, ठीक है। और कृषि के अंदर कृषि के प्रकार कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रकार की कृषि है, ठीक है। और फसलों के संदर्भ में आप देख सकते हैं गेहूं, चावल, कपास, गन्ना और चाय, इनका आप वितरण देख लीजिए। इसके अलावा इसकी प्रोडक्शन की बात करें उसको भी आप थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है। और भारत के अंदर औद्योगिक विकास है, जैसे लोहा है, इस्पात है, एल्यूमिनियम है, सीमेंट है, सूती वस्त्र है, चीनी और इंजीनियरिंग जो उद्योग है, मतलब ये मान के चलिए कोई ज़्यादा इतना टफ नहीं है, आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी अच्छे से। और गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में आपको पता महानरेगा की भूमिका को पूछा है, नरेगा आप जानते हो, इसको आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़िएगा। पोषणीय जो विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर आपको सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, SDG, ठीक है। तो ये मतलब बेसिक चीज़ें हैं जो आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। इतने कोई बड़ी जैसे परियोजना है, सिंचाई परियोजना चंबल, इंदिरा गांधी, माही, तो ये बिल्कुल बेसिक है, आपने कहीं इसको जरूर थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। खनिज के संदर्भ में भी आपको पता है इनका ये सबसे ज़्यादा खनन कहाँ है, इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में है, तो ये मोटा मोटा आपको थोड़ा ध्यान देना। इसके अलावा मानचित्र की मैप, ठीक है, और आंकड़ों का निरूपण है, ये आपको पता आंकड़े जैसे अपन स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं इसको, दंड आरेख है, चक्र आरेख है, प्रवाह आरेख, ये भूगोल की प्रैक्टिकल टॉपिक है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। और भौगोलिक सूचना तंत्र है, ठीक है। तो ये आप मान के चलिए लगभग 66 टॉपिक है, तो थोड़ा सा सिलेबस ज़्यादा है, तो इस हिसाब से आप प्रयास करिए इसको तैयार करने का, ठीक है। हो जाएगा, कोई इतना बड़ा नहीं, आप इसमें देख लो कि भाई जो जो टॉपिक आपके पहले से देख रखे हैं उनको आप थोड़ा सा तैयार करिएगा। और बाकी राजस्थान